हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बड़के गुरुजी। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। वीडियो को देखते जाओ, समझते जाओ। अगर सवाल अच्छा लग रहा है तो उसको क्या करो भाई, उसको आप शेयर भी करते जाओ, है ना। उसको आप शेयर भी करते जाओ। अब आप ये समझ लेना, आपके पास एक प्रकार का ये सवाल आ रहा है, ठीक है ना। ये जो सवाल है आपका, इसको ध्यान देना। ये जो आपका सवाल है ना, ये रूट 2 पे नहीं है भाई, ध्यान देना। ये रूट भाई 2 पे नहीं है, क्लियर है ना भाई। ये रूट 2 पे नहीं है, यानी ये सवाल है क्या, अगर देखा जाए तो ये रूट सेवन माइनस 2 है अपान में रूट 7 प्लस 2 है। ये सवाल है भाई, ठीक है ना। रूट 7 माइनस 2 अपान में रूट 7 प्लस 2, ये आपका सवाल है भाई। अब इसके लिए आपको ध्यान देना होगा, इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा सवाल यहाँ पे आपका उचित। जैसे हम आपसे चर्चा करें तो इधर देखो, ये आपका क्या हो रहा है। आप इस सवाल को समझ गए हो तो हमने यहाँ पे ले लिया, है ना। अब इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। बड़ा आसान सवाल है। इसके बाद और भी आसान सवाल हैं, और भी आसान है। इसको हम रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी परमेयीकरण करते हैं। इस सवाल का हम सबसे पहले क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। और परमेयीकरण होता कैसे, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या हो जाता है भाई, गुणा हो जाता है। यानी रूट 7 माइनस में 2 से ऊपर नीचे गुणा हो गया ना भाई। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, सेम हो गई, यानी वर्ग लग गया और ये वर्गांतर लग गया। a प्लस बी और a माइनस बी के हिसाब से क्या लग गया, वर्गांतर लग गया। यानी मैं बात करूं तो ये हमारा क्या बन गया, रूट 7 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग और माइनस 2 गुणे रूट 7 गुणे 2। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया और नीचे क्या लग गया, 7 का वर्ग लग गया भाई, रूट 7 का वर्ग लग गया। और क्या लग गया भाई, माइनस में 2 का वर्ग लग गया। आसान सा तरीका है, कोई कठिन नहीं है। इसके बाद अगर इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा भाई, ये तुम्हारा 4 हो जाएगा और ये तुम्हारा माइनस में 2 दूनी 4, 4 रूट में 7 हो जाएगा। और नीचे तुम्हारा क्या आएगा भाई, नीचे 7 आएगा और माइनस में 2 दूनी 4 आ जाएगा। क्लियर है ना भाई, 7 माइनस में 2 दूनी 4। और ये लास्ट में जाके क्या बनेगा, 7 4 11, 11 बनेगा भाई। और 11 में से घटाएंगे किसको, 7, ध्यान देना, घटाएंगे किसे, ये आप 4 रूट 7 को घटाएंगे, 4 रूट 7 को, समझ पा रहे हो, 4 रूट 7 को घटाएंगे, है ना ये। और नीचे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 में से 4 गया तो 3 आ जाएगा, 7 में से 4 गया तो 3 आ गया है। आपसे वैल्यू कहा है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई a रूट 7 के पास में है, ये आप ध्यान दे रहे हो, a जो है रूट 7 के पास में है। तो इस वैल्यू को अलग अलग तोड़ो भाई, इस वैल्यू को अलग अलग तोड़ो, यानी एक हो जाएगा 11 बटे में, हम इसको पीछे लिखते हैं भाई क्योंकि रूट 7 पहले लिखना है, तो रूट 7 की वैल्यू को पहले लाओ। माइनस 4 रूट 7, माइनस 4 रूट 7 है ना, माइनस 4 रूट 7 अपान में क्या हो जाएगा भाई, अपान में 3 और माइनस में यहाँ प्लस 11 बटे में 3, यानी इस तरीके से हुआ। अब अगर मोटा मोटी देखा जाए तो रूट 7 के पहले a आ रहा है, यानी सर हमारी ये वाली जो वैल्यू हुई, ये हमारी जो वैल्यू हुई है ना, ये हमारी जो वैल्यू हुई, ये हमारी a की वैल्यू है और ये हमारी जो वैल्यू हुई ये हमारी v की वैल्यू, दैट इज कॉल्ड a एंड दैट इज कॉल्ड v। आप समझ पाए, यानी इसको a बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं, b बोल सकते हैं। क्लियर है ना भाई, a और b आप आसानी से बोल सकते हो। इसका मतलब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्या पूछा गया है, a पूछा गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ पाए बात को, सवाल समझ में आया, बहुत बढ़िया सवाल है। कुछ करना नहीं था, आपको रेशनलाइज करना था, यानी परमेयीकरण करना था। मैंने बताया ये सवाल गलत है, इसको आप ये समझिएगा, क्या समझिएगा, रूट 7 माइनस 2 अपान में
√7 प्लस में 2, ऐसे समझिएगा। तो ये सवाल यहाँ लगा है। बात समझ पाए? सवाल तुम्हारा क्या था भाई? सवाल तुम्हारा ये था। अब समझ पाए ना भाई? क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं? क्लियर है? रैशनलाइजेशन करोगे आसानी से आपका ये a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, उसके फार्मूले से तोड़ दोगे और ये तुम्हारा a प्लस बी और a माइनस बी से वर्गांतर लग जाएगा, वर्गांतर से हटा दोगे, उत्तर आपका सही से ही आ जाएगा। क्लियर है ना भाई? चल आगे आते हैं। ध्यान देना, सवाल बड़े आसान हैं, अगर आप लगाओगे तो बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है ना? यही थोड़ा सा बढ़िया सवाल आया था जो थोड़ा सा लेंदी था, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारे सवाल तुम्हारे आसान आएंगे। चलो भाई आगे देखते हैं। एक सवाल ये देखते हैं भाई, ये दूसरा सवाल देखते हैं भाई। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? ये भी बढ़िया सवाल है, कोई बेकार सवाल नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है। दूसरा सवाल ये कह रहा है भाई, आप ध्यान देना, ये कह रहा है यदि x = a माइनस बी है ना, यदि x = a माइनस बी है, y = b माइनस सी है और z = c माइनस ए है, तो कह रहा है बीजगणितीय व्यंजक जो आपके x³ + y³ + z³ - 3xyz का आंकिक मान क्या होगा। आसान सा सवाल है, आंकिक मान पूछा है, आप आसानी से बता सकते हो भाई, कोई समस्या नहीं है। अब मेरी बात समझना भाई, मैं एक व्यंजक तुम्हें पढ़ाता हूँ, एक व्यंजक बहुत आसान सा व्यंजक था, आपने पढ़ा होगा कभी कि यदि a + b + c बराबर 0 हो भाई, यदि a + b + c बराबर 0 हो तो आप समझ सकते हैं कि सर इसका मान क्या हो जाता था। आप बताना मुझे, इसका मान क्या हो जाता था। यदि a + b + c बराबर 0 हो तो a³ + b³ + c³ बराबर 3abc। ये व्यंजक आपने पढ़ा है भाई। इसी व्यंजक की मैं हेल्प लेना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप समझने का प्रयास करना, मैं इसी व्यंजक की हेल्प लेना चाह रहा हूँ। ठीक है ना? इसी व्यंजक की हेल्प लूँगा तो कितना बढ़िया सवाल हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके का सवाल हो जाएगा अगर आप देखोगे तो। अब आप समझो ज़रा, मैं x + y + z को अगर जोड़ूँ, यहाँ पे ध्यान देना, x + y + z को अगर जोड़ूँ तो ध्यान देना, तीनों जब जुड़ेगा, a प्लस में है a माइनस में है, कट जाएगा, b माइनस में है b प्लस में है, कट जाएगा, c माइनस में है c प्लस में है, कट जाएगा। सारे कट गए तो क्या बन गया भाई? यानी x + y + z बराबर भाई क्या हो गया? 0 आ गया, 0 आ गया। x + y + z बराबर क्या आ गया भाई? 0 आ गया, यानी 0 आ गया। अगर x + y + z बराबर 0 आ जाएगा तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा। अब आप बताओ, तो यही चीज़ ना, और आपसे पूछा है a³ + b³ + c³ - 3abc का आंकिक मान क्या होगा। तो अभी मैंने बताया, जब इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो भाई, अगर इसको इधर कर दो तो a³ + b³ + c³ और -3abc क्या आएगा भाई? 0 आएगा भाई, 0। क्या आएगा भाई? 0 आएगा। समझ पा रहे हो बात को ना, है ना भाई? ये क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ये तो आपने समझ ही लिया, यानी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 0। देखो एक सवाल ये भी दिया है 3abc। अब ये थोड़ा सा समझना, ये 0 होता क्यों है। आपने एक फार्मूला बाकायदा पढ़ा है कि a³ + b³ + c³ - 3abc की अगर हम बात करें तो ये a + b + c एक ब्रैकेट में होता है और दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab - bc और -ca होता है। अगर इसकी बात करें तो आप समझ सकते हो कि ये जो फार्मूला होता है इसमें a + b + c अगर 0 हुआ तो का सारा फंक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए ये बेचारा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। बातें समझ पाए? यही सवाल आपको समझना है गौर से। पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाता है भाई? 0 हो जाता है। तो हमारा पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो गया भाई?
शून्य, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमारा क्या है भैया, सब कट के शून्य हो जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा। क्लियर है ना। आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान तरीके से आप सवाल सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला पता रहेगा तभी सवाल आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होनी है, ये पक्का है भाई, अदरवाइज आपको दिक्कत होनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना भाई, आप समझ पा रहे हो। एक सवाल आपका ये कह रहा है दो संख्याएं x और y है ना भाई, दो संख्याएं x और y इस प्रकार है कि उनका योग उनके अंतर का 3 गुना है, तो 3xy अपान में 2x² माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। आसान सा सवाल है, कोई कठिन नहीं है, बस आपने समझना है कि जो दो संख्याएं हैं x और y, उसमें x बड़ा है y है से, और इनका जो योग है यानी x प्लस वाई जो है, इनका जो योग है, योग x प्लस वाई जो है, ये भाई क्या है आप समझना, x प्लस वाई जो है ये कह रहा है इस प्रकार कि उनका योग उनके अंतर का 3 गुना है, x माइनस वाई का 3 गुना है। बड़ा आसान सा सवाल है, उनका योग उनके अंतर का 3 गुना है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैं योग और अंतर से सवाल नहीं लगाना चाह रहा हूँ, मैं योगांतरा अनुपात इस पर डायरेक्ट लगा देना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान देना, योगांतरा अनुपात होता कैसे है। अब इसको इरेज करता हूँ, आप समझना। कह रहा है कि उसका जो योग है ना भाई, योग जो है x प्लस वाई और उनका जो अंतर है x माइनस वाई, ये योग जो है वो 3 गुना है अंतर के 1 गुना का। बड़ा आसान सवाल है, योगांतरा अनुपात में लगाऊंगा, बड़ी आसानी से आपका सवाल आ जाएगा। x प्लस वाई बटे में x माइनस वाई की अगर हम बात करें, ये बराबर है 3/1 के। समझ पा रहे हो ना भाई, ये बराबर है आपका 3/1 के। अब आपका कह रहा है कि आप बताइए, तो अब सीधे सीधे सवाल आ गए, सवाल का जवाब बताओ। कह रहा 3xy अपान में, अब पहले xy डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ख़त्म कहानी, x और y डायरेक्ट निकालते हैं यहाँ से। मैंने बताया जब भी कभी योग और अंतर जब भी कभी आए तो योगांतरा अनुपात का बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, x को लिखो ऊपर और y को लिखो नीचे, और 1 को जोड़ो 4 और 1 को घटाओ 2, यानी कट के क्या आ गया भाई, 2/1, यानी x और y में अनुपात क्या आ गया भैया, 2:1 का आ गया। अब बड़ा सा सवाल आया तो इस पे रख दो भैया, ये है क्या, अगर आप चर्चा करो तो ये बड़ा सा सवाल आया भाई, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप चर्चा करो तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका x का मान आया 2, तो 3 गुणे में x का मान आया 2 और y का मान आया 1, और यहाँ पे 2 गुणे में x² माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मैंने बताया है x² माइनस वाई स्क्वायर का मतलब x प्लस वाई और x माइनस वाई। या ना करो ना भाई, कोई समस्या नहीं है। अब सीधे x² का मतलब होता है 2 दूना 4 और माइनस वाई स्क्वायर का मतलब 1 एकम 1, और ये बन क्या गया भाई, ये बन क्या गया 3 दूनी 6, और नीचे क्या बन गया 2 गुणे में 3, और ये कट के क्या आ गया भाई 1, और उत्तर आपका डी सही हो गया। बड़ा आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं था। कहा था कि संख्याएं जो है तुम्हारी, उन संख्याओं का अगर योग देखा जाए और उनका अंतर देखा जाए, तो जो योग है वो अंतर का 3 गुना है ना भाई, जो योग है वो अंतर का 3 गुना है। सवाल बस इतना सा कहा है कि जो योग है वो अंतर का 3 गुना है। देखो संख्याएं x y में x बड़ा है y से इस प्रकार है कि उनका जो योग है वो उनके अंतर का 3 गुना है, यानी योग 3 गुना है अंतर का, तो अंतर 1 है तो योग 3 हो जाएगा, तो 3/1 आसानी से आपका सवाल ही बन गया। आप समझ पा रहे हो, आसानी से सवाल बन गया, आपने यहाँ से लगा दिया। अभी चलते हैं, आप समझ पाए, यहाँ से हमने तुरंत x और y का योगांतरा अनुपात कहता है, अगर प्लस में और माइनस में सेम चीज़ें ऊपर नीचे है तो प्लस आगे वाले को ऊपर और पीछे वाले को नीचे करके इधर ऊपर जोड़ देते हैं, नीचे घटा देते हैं उन्हीं में से, तो 3 में 1 जोड़ा 4 आ गया, 3 में से 1 घटाया 2 आ गया। और यहाँ से अगर निकालना चाह तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा भाई 2/1 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी x का अनुपात 2 हो गया, y का अनुपात 1 हो गया,
तो x की जगह 2 रख दो और y की जगह 1 रख दो, आसानी से आपका 3 दूनी 6 कम 6 है ना भाई, 3 दूनी 6 कम 6 और आपका 2 दूनी 4 और 1 एक कदम 1, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे में 4 माइनस 1, 4 में से गया 3 और 3 दूनी 6, 6 से 6 कटेगा भाई, उत्तर आ जाएगा 1 है। समझ पा रहे हो भाई, उत्तर आपका 1 आ जाएगा। क्लियर है, आसान सा फंडा है, आप लगा पाओ तो बहुत बढ़िया है ना, एकदम सिंपल से तरीके से यूज किया जाता है, इसमें कोई इफर्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से आप सवाल को लगा सकते हो। ठीक है ना, समझ पा रहे हो, बहुत ही आसानी से सवाल को लगा सकते हो। सवाल भाई पूरा देखो। अब देखो जैसे एक सवाल तुम्हारे पास और आ गया नया वाला, अब आप देखते हैं थोड़ा सा इसको भी, इस सवाल को भी देखते हैं थोड़ा सा भाई, देखते हैं। कह रहा है यदि p बराबर 99 हो और p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 का मान क्या होगा। अजीब सा सवाल तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन सवाल अजीब सा नहीं है भाई, सवाल बड़ा मज़ेदार है, सवाल ये अजीब सा नहीं है, सवाल ये बड़ा मज़ेदार है। अगर देखा जाए तो सवाल ये बड़ा मज़ेदार है भाई, है ना, सवाल ये अजीब सा नहीं है, हमको केवल लग रहा होगा कि ये सवाल अजीब सा है, अगर देखा जाए तो सवाल ये बड़ा मज़ेदार है। क्लियर है, अच्छा अंधेरा हो गया, सही बात है, मैंने कहा थोड़ा सा देखता हूँ ये, और ये जलने से क्या हो जाता है, लालिमा ला देते हैं। ठीक है, दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा था, है ना। चल, यदि p बराबर 99 है तो कह रहा है p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 का मान क्या होगा। आसान सा तरीका है, आप देखेंगे हमने क्या कहा भाई, हम एक बात समझें, हम p बराबर जो 99 है उसको 99 ना माने ना भाई, p बराबर जो 99 है उसको 99 ना माने, आसान हो जाएगा सवाल। p बराबर 99 को हम क्या मान लें, हम मान लें 100 माइनस में 1, p बराबर 99 को हम क्या मान लें भाई, 100 माइनस में 1। आप समझ लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। p बराबर आपका क्या हो गया, 100 माइनस में 1। अब आपसे एक सवाल कह रहा है कि p स्क्वायर प्लस में 3p प्लस में 3 का मान आप बताइए। यहाँ से थोड़ा सा सोचते हैं, अब थोड़ा सा मेरी बातों को गौर करना। मैं इस 1 को ले जा रहा हूँ यहाँ पे भाई, अगर 1 को मैं यहाँ पे ले जाऊँगा तो p प्लस में 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 100। मोटा मोटी समझ पाए आप बात को। अगर p बराबर 99 है तो इसका मतलब p प्लस 1 बराबर 100 होगा। समझ पाए बात को, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बिल्कुल सही। अब आप बताओ मुझे, अगर मैं इसका क्यूब करूं तो क्या हर्ज है, अगर मैं p प्लस 1 का क्यूब करूं तो अब बताना मुझे ये हो क्या जाता है, बताना मुझे ये हो क्या जाता है। ये हमारा हो जाता है p क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3p ब्रैकेट में p प्लस 1, है ना भाई। अब ब्रैकेट में अगर इसको देखो तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना, मेरी बात को गौर करना भाई, अन्यथा मत लेना। इसको अगर ब्रैकेट को तोड़ोगे तो ध्यान देना, एक को मैं अलग ले जा रहा हूँ, उधर ले जाऊँगा, यहाँ पे इसको हटाते हैं तो समझते हैं। p क्यूब, अब अगर मैं इसको तोड़ता हूँ ये 3p स्क्वायर हो जाता है, और अगर इसको करता हूँ ये प्लस में क्या हो जाता है 3p हो जाता है। अब अगर इसमें से मैं p को कॉमन ले लूँ, तो ये आपने समझा कि गुरुजी ये 1 चला गया इधर, यानी p प्लस 1 का क्यूब जो था इसके माइनस के साथ में ये 1 क्यूब वाला 1 चला आया भाई, 1 क्यूब वाला 1 भाई इसके माइनस में चला आया। अब अगर मैं यहाँ चर्चा करूँ तो ये आपका p है, और p बराबर किसके, ध्यान देना, ये p मैंने यहाँ से अब ले लिया कॉमन, तो बना p स्क्वायर प्लस में 3p और प्लस में 3। ये देखो आपका सवाल बन गया, यानी एक्चुअल में यही सवाल है। और यहाँ तुमको जवाब देना है सर, यहाँ तुमको जवाब देना है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान देना। p प्लस 1 का मान अभी तुमने कहा 100 है, और 100 का क्यूब करोगे,
100 का क्यूब करोगे, यानी ये 100 का क्यूब तुमको करना है, तुमको ये 100 का क्यूब करना है और माइनस में 1 रखना है। यही तुम्हारा उत्तर होना चाहिए, यही तुम्हारा उत्तर होना चाहिए। ये माइंड में हो जाए तुम्हारे। यानी अब अगर हम चर्चा करें तो 100 का क्यूब होता क्या है भाई, 2 0 2 0 और 2 0, है ना। और उसमें से तुम करो 1 माइनस करना, तो 1 माइनस कर देंगे भाई, तो 9 9 9 9 और 9 9 आ जाएगा 6 बारी, और यही आपका उत्तर 6 बारी 9 सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ पाए। आसान है, कोई कठिन नहीं है, आसान है, कोई भी कठिन नहीं है सवाल। एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, अगर देखा जाए तो कोई कठिन नहीं है ना। बातें समझ पा रहे हो। अब देखो मेरी बात फिर से समझना, मैं डायरेक्ट तुम्हें उत्तर बता रहा हूँ। जब भी कभी p बराबर 99 कहे, जो भी वैल्यू ये कहता उससे एक ज़्यादा पे जाना है, तुमको ध्यान रहे। जो भी वैल्यू ये कहता उससे एक ज़्यादा पे जाना है। अगर ये वैल्यू कहेगा तो 999 999 इसी पे सवाल बनाएगा। ये मेरी बातों पे माइंड में रखना अपने, इन बातों को, ये इन्हीं पे सवाल बनाएगा, इनसे इधर उधर सवाल नहीं बनाएगा। तो यानी अगर मैं चर्चा करूँ, यदि p बराबर 99 की बात करूँ, है ना, यदि p बराबर 99 की बात करूँ तो इसको तुम 100 मान लेना, और 100 का क्यूब, अगर यहाँ स्क्वायर है तो ये देख लेना घात कितनी बन रही है, 2 घात और 1 3 घात, तो इसी 100 का क्यूब करके -1 कर देना, यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। 100 का क्यूब करके -1 कर दोगे भाई, यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। इस सवाल का जवाब है, यानी p + 1 क्यूब -1, ठीक है ना, p + 1 क्यूब -1 यही तुम्हारा उत्तर है। तो आसानी से यहाँ से आप सवाल को लगा सकते हो। मैंने कुछ खास नहीं किया था, मैंने कहा p बराबर 99 है तो p + 1 बराबर 100 हो जाएगा, और p + 1 का क्यूब करेंगे तो p क्यूब + 1 क्यूब + 3p p + 1 हो जाएगा। मैं इस 1 को यहाँ ले गया माइनस के साथ में, तो हमारा यहाँ बचा p क्यूब 3p² और 3p बन गया। और यहाँ से जब मैंने ऐसे बात किया, p कॉमन लिया तो p² + 3p + 3 हमारा ये फार्मूला बन गया, और ये बन गया 100 क्यूब -1। समझ पा रहे हैं। आसान है, कोई कठिन नहीं है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं, आसानी से आप इसको कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। और 100 क्यूब -1 कर दिया तो 9,99,999 आपका आंसर नंबर सी सही हो गया, है ना। आंसर नंबर आपका सी सही हो गया। समझ पा रहे हो भाई। ये सवाल देखो भाई, बड़ा आसान सा सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है, ध्यान देना तो अच्छे से समझ में आएगा। a + b बच्चों क्या होता है, a + b/2, ये आपकी एक कंडीशन दी गई है। a + b/2 किस किस कंडीशन को फॉलो करेगी, यदि a बड़ा हो b से, कह रहा है यदि a बड़ा हो b से, तो इनमें से कौन सी सिचुएशन फॉलो करेगी। जरा मेरी बातों को गौर से समझना। मैं कोई विशेष इसमें फंडा लेके नहीं चलूँगा, बहुत बड़ा फार्मूला नहीं यूज करूँगा, कोई इधर उधर का काम नहीं करना। मैं बेसिकली एक सवाल लगाने चल रहा हूँ, 1-2 सवाल से तुम्हारा उत्तर आ जाएगा, ये समझ लेना। ऐसा ऐसा शब्द लूँगा, ऐसा संख्या या अंक लूँगा जिससे तुम्हें समझ में बड़ा आसान। मैं 2 नंबर ले लिया भाई, ध्यान देना, मैं 2 नंबर ले लिया, एक मैंने ले लिया, एक मैंने ले लिया भाई, अगर देखा जाए तो 3 ले लिया, और एक ले लिया 27। मेरी बात ध्यान देना, अच्छा छोटा अंक ले ले, बड़े अंक पे जाने से मतलब नहीं है ना। छोटा अंक ले ले भाई, एक 4 ले लेते हैं, एक 9 ले लेते हैं। अच्छा 9 4 को जोड़ो और /2 करो, और यहीं पे 9 4 का गुणा करो और /2 करो, स्क्वायर रूट लगाओ। अब आप बताओ 9 4 13 होता है, और 13/2 करोगे, और यहाँ बताओ 9 चौकों में 36 होता है, स्क्वायर रूट 36 करोगे। इसका मान क्या आएगा भाई, इसका मान 6 आएगा।
और इसका मान क्या आएगा भाई, इसका मान आएगा 6.5। अब बताओ बड़ा कौन, आप बताओ भाई बड़ा कौन, बड़ा कौन भाई, अगर चर्चा करें हम तो बड़ा कौन भाई, ये बड़ा है ना, 6.5 बड़ा, यानी बड़ा कौन, ये बड़ा, यानी बड़ा कौन, उत्तर नंबर बी। अभी समझ में नहीं आया आपको, एक और नंबर लेते हैं भाई, एक और नंबर लेते हैं। ध्यान रहे इसने कहा है एक संख्या दूसरी से बड़ी होनी चाहिए, ए बड़ा है बी से। अभी मैंने 5 ले लिया, अभी मैंने 5 ले लिया है ना, और मैंने ले लिया 45, ध्यान देना, अभी मैंने 45 ले लिया और 5। अब देखो 45 और 5 जोड़े बटे 2 करे भाई, कितना आएगा 45 5, 50 बटे में 2, यानी आएगा 25। और 45 25 अगर यहाँ पे हम 45 का 5 से गुणा करें और स्क्वायर रूट लगा दें तो ये क्या आएगा 225, और स्क्वायर रूट देखेंगे तो क्या बन जाएगा भाई 15 बन जाएगा। अभी भी देखो कौन बड़ा, ये बड़ा, कौन बड़ा, ये बड़ा, यानी फिर से यही उत्तर है। यानी आप किसी भी हद से लगाएंगे, अगर ए बड़ा है बी से और a + b बटे 2 की चर्चा करें तो वो सदैव रूट ए बी से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये फार्मूला तुरंत देखना और उत्तर लगाना। यदि a बड़ा b से या b बड़ा a से कोई सिचुएशन लगे, यानी एक संख्या दूसरे से बड़ी हो, तो तुरंत हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल का जो रूट होता है वो सदैव छोटा होगा दोनों संख्याओं के एवरेज से। ठीक है ना भाई, दोनों संख्याओं के औसत से सदैव वो संख्या क्या होगी, छोटी होगी। ये आपके माइंड में होना चाहिए। बड़ा आसान सा सवाल होता है, आप समझ पाओ, बहुत बढ़िया है, आसान सा सवाल है ना। चलो एक सवाल ये देखो, बहुत ही बढ़िया सवाल मुझे लगा, बहुत ही बढ़िया सवाल लगा मुझे, बहुत मज़ेदार सवाल लगा भाई। हमने देखा, मज़ा आ गया सोच करके कि ऐसा भी सवाल देखने को मिलता है। देखो अच्छा सवाल है, सिंपल वे में आप लगा सकते हो, बस आपको समझने की देरी है। सवाल कह रहा है कि यदि आपका भाई n प्लस में 2/3n है, n प्लस में 2/3n है और प्लस में 1/2n है, प्लस में 1/7n है, आप समझ पा रहे बराबर 97 है, तो n का मान क्या होगा, यानी इन सब का योगफल क्या है भैया 97 है। इतना आपने समझ लिया भाई, बड़ा आसान सा तरीका, इतना आपने समझ लिया कि इन सभी का मान क्या है भाई 97 है। बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि सर सवाल कैसे लगाएं, है ना भाई, सवाल कैसे लगाएं, कितनी मेहनत करें इस सवाल पे। देखो भाई ध्यान देना, कोई ज़रूरी नहीं है इसमें सवाल पे मेहनत करो, आप बहुत समय दो। जब सवाल 30 सेकंड का होता है तो सवाल 30 सेकंड का होता है, ये चाहे जिस भी टॉपिक का सवाल क्यों ना हो, सिंपल सवाल सदैव सिंपल होता है ना। देखो भाई मैंने आपसे क्या कहा, अगर इसको देखा जाए, हालांकि आप चाहो तो इस साइज को बड़ा कर सकते हो, लेकिन दिख रहा हो तो कोई समस्या नहीं है बड़े करने की, आप इसी पे देखो बेटर है। ठीक है ना भाई, अगर आपसे कहा जाए कि n और n/3, n/2, n/7 सब जुड़ करके 97 आ रहा है, तो मेरे माइंड में एक ख्याल आना चाहिए, क्या कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि n की वैल्यू वही हो जो 3 से भी कटे, 2 से भी कटे और 7 से भी कटे। मैंने कहा भाई 3 से भी कटे, 2 से भी कटे और 7 से भी कटे, और 3 के तीनों अभाज्य संख्याएं, 7 दूनी 14 3 42, तो कहीं ऐसा तो नहीं n की वैल्यू 42 है। ऐसा ही होगा ना भाई, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। एक बात ध्यान देना, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये सारे फ्रैक्शन है, और वो भी डिनोमिनेटर में, यानी हर में 7 और 3 रख रहे हैं, तो कभी कटना संभव नहीं है।
कटेगा तभी जब योगफल इनके टेबल में आएगा, आना भी संभव नहीं है अगर इसमें n की वैल्यू इनकी डिविजिबिलिटी नहीं लाती है। इसका मतलब साफ है कि सर n की वैल्यू वही होनी चाहिए जो 7 से भी कटे, 3 से भी कटे और 2 से भी कटे, तभी परफेक्ट नंबर आएगा, होल नंबर आएगा। इसका मतलब साफ हुआ सर कि उत्तर हमारा 42 होना चाहिए, क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी इसमें भी नहीं है, 7 की डिविजिबिलिटी इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। 2 की डिविजिबिलिटी सब में है, लेकिन 3 और 7 की डिविजिबिलिटी कहीं देखने को मिल नहीं रही है सिवाय 42 के। 42 में आपको सारी डिविजिबिलिटी देखने को मिली, तो हमने 42 को उत्तर मान लिया, ठीक है ना। यही इतना करना होता है। आप देख लो, इन सबसे कटने वाले नंबर होने चाहिए। अगर नंबर सबसे कट रहे हैं तो आसानी से आपका उत्तर हो जाता है भाई, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलो बात ख़त्म करते हैं, चेक कर लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं। अगर n की जगह 42 रखते हैं और n की जगह 42 रखते हैं तो 3 से कटेगा, तो 3 से अगर यहाँ 42 तुमने किया, यहाँ भी तुमने 42 किया, यहाँ भी तुमने 42 किया, तो ये 3 से कटा 42 के बारी गया, 14 बारी गया, 2 से कटा 42 21 बारी गया, और 7 से कटा 42 7 छंगे 42 6 बारी गया। ये क्या बना, ये तो n की जगह तो 42 था ही, तो ये 42 बना, और प्लस में ये 14 दूनी 28 बना, और ये भाई 21 बना, और ये भाई 6 बना, और जोड़ा गया तो 8 2 10 और 6 2 6 1 7 10 7 17 7 हासिल 1 और 2 2 4 4 8 8 1 9 97 आया ना भाई। समझ पाए बात, समझ पाए ना। मैंने कहा चेक करके भी दिखा देता हूँ तुमको, लेकिन तुम्हें देखना नहीं है भाई, सवाल में इतना समय नहीं लेना है। डिविजिबिलिटी 7 और 3 की नहीं आई अगर n में, तो समझ जाना कि वो 97 यानी एक होल नंबर दे नहीं सकता, फ्रैक्शन ही देगा, भिन्न ही देगा। इसका मतलब साफ है, डिविजिबिलिटी 7 और 3 और 2 की आनी चाहिए। क्लियर है ना, 7 3 और 2 की डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। आपने समझ लिया, सवाल बड़ा आसान था, 30 सेकंड भी नहीं लगना था। 7 3 2 की डिविजिबिलिटी, 7 की डिविजिबिलिटी ना ये ना ये ना ये उत्तर हो गया, खत्म का। भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब तो करिए ही। अगर नए हों आप चैनल पे बेल आइकन को प्रेस करते रहिए, और ध्यान रहे कि अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है ना भाई। वीडियो पसंद आए, लेकिन वीडियो पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तभी लाइक करने में मज़ा आएगा कि हाँ अब बढ़िया वीडियो है, चलो ठीक है लाइक कर दिया जाता है, ठीक है ना इस वीडियो को। तो पहले वीडियो पूरा देखिए। चलिए एक सवाल ये आ गया आपका भाई, कह रहा है कि यदि 5 है ना भाई, कह रहा है यदि 5 रूट एक्स प्लस 12 रूट एक्स बराबर 13 रूट एक्स, 5 रूट एक्स प्लस 12 रूट एक्स बराबर 13 रूट एक्स हो तो एक्स का मान क्या होगा। भैया ये बताइए, कोई कठिन सवाल है क्या, कोई कठिन सवाल है क्या। आपने एक बात तो तय है ना, अब इसमें आप कह दो कि गुरुजी ये भी सवाल कठिन हो गया तो हद है। अगर आप कह दो ये भी सवाल कठिन हो गया तो हद है ना। एक तो सवाल आया, अब आपसे कोई किसी ने एक सवाल कह दिया, बात बताना मुझे, किसी ने एक सवाल कह दिया, क्या इसमें कौन सा हर्ज है भाई। अगर आपका सवाल आ ही गया तो कौन सा हर्ज है भाई। अगर रूट एक्स की पावर, ध्यान देना, रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर ऐसे अनंत तक गई, तो आप बताइए हमको। और इसको अगर 1/3 दे दिया गया तो क्या हर्ज है भाई। समझना बात को, 1/3 में तो क्या बहुत बड़ा सवाल है। हमारी बात समझने का प्रयास करना। बहुत बड़ा सवाल है क्या, बहुत बड़ा सवाल तो है नहीं। यानी आप देखो अगर गौर से, रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स अनंत तक अगर जा रहा है सीरीज, तो इसमें समस्या क्या है भाई। अगर हम इसको गोला करके ये समझने का प्रयास करें कि गुरुजी ये है क्या, तो यह भी तो हमारा रूट यही तो है ना भाई, यही 1/3 भाई, यही तो है ना भाई। ये भी अनंत तक गया, ये भी अनंत तक गया, तो अगर ये पूरा का पूरा 1/3 है तो यह भी तो 1/3 ही है ना। तो कुल मिलाकर के हमारे पास है क्या, रूट एक्स की पावर 1/3 है ना। क्या समस्या आई,
और ये बराबर 1/3 दिया है। और अगर हम अब बात करें इसको तो ये भी तो 1/2 पावर लग रही है x पे, यानी x की पावर क्या हो गई 1/2 गुणे में 1/3, ये 1/3 कह रहा है, यानी मोटा मोटी कहा जाए तो x की पावर 1/6 है और बराबर 1/3। तो अगर x की पावर 1/6 अप्लाई कर दिया जाए इस पर तो ये देखो यहाँ जाएगा तो x बराबर तुमसे पूछा था ये हो तो x का मान बताओ, x बराबर वाट क्या होना चाहिए। तो अब बताओ मुझे क्या कठिन हो गया भाई, यहाँ जाएगा 6 पावर लग जाएगी, 1/3 की पावर 6 लग जाएगी। अब यहाँ कठिन कहाँ हो गया भैया बताओ मुझे ज़रा, कठिन कहाँ हो गया ये उत्तर आपका आ गया ना भाई। क्या करेंगे यहाँ पे, 3 की पावर 6 तुम्हें नहीं पता है मत पता करो, 3 की पावर 2 तो पता है 9 और 9 की पावर 3। अब तो आया ना भाई, अब तो आया ये 1/729 हो गया उत्तर, खत्म कहानी। यानी सवाल को आप सोचो कठिन है तो सवाल कठिन मत सोचा करो भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ध्यान दिया करो किसी चीज़ पे कैसे लग सकता है। अब इतना बड़ा सवाल देख करके डर जाते, भय लग जाता तुमको हैं, पता नहीं क्या भय लग जाता। अब सवाल लगाओगे ना तो भय लगने का सवाल ही नहीं उठता। जब मेहनत आप करोगे है ना, गड्ढा देख के भय तो लगता ही है, लेकिन गड्ढे को अगर भरने की क्षमता रखो तो गड्ढा तो भर ही जाएगा ना, समझ पा रहे हो। यहाँ पे आते हैं भाई, अच्छा आप बताओ आपको 5, 3 और 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट पता है क्या? 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट पता है कि नहीं पता, मुझे यही बताना भाई। 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट पता है कि नहीं पता है? आपने कहा गुरुजी पता है। तो ट्रिपलेट बनता कैसे? वर्गों से बनता है ना भाई, तभी तो ये आता है। जब घातें बराबर लगती हैं, जब भी कभी घातें बराबर लगती हैं तो इसका मतलब क्या है, घातें सब जगह सेम है और यहाँ भी सब जगह सेम है। खत्म कहानी भाई, काटो इसे, खत्म कहानी। x 2 2 2 है, यानी सर रूट x की वैल्यू क्या है 2 है, और रूट x का मतलब x की पावर 1/2, 1/2 बराबर अगर 2 है तो x बराबर क्या करोगे भाई हमें बताओ जरा, x बराबर क्या करोगे, पावर जो है 1/2, अगर x निकालना होगा तो उलट की पावर लग जाएगी, 2 की पावर 2 लग जाएगी, उत्तर क्या आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। कौन सा कठिन है सवाल ये भाई, ये सवाल कौन सा कठिन है हमें जरा बताओ, है ना। अब कोई कठिन तो नहीं होना चाहिए भाई सवाल, सवाल आपका भाई कठिन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद भी आप सोचो कि सवाल कठिन है तो आप समझ जाओ मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, है ना। कोई समस्या नहीं है इसमें, बड़ा आसान सा सवाल है। आप समझो बस 2 की जगह पे x की रूट में रूट x का यूज 2 की जगह पे किया गया है, क्योंकि आप ट्रिपलेट जानते हो, यहाँ पे ट्रिपलेट उठा के रखा गया है। अब इसको भी नहीं लगाओगे तो हर्ज है ना भाई, अब क्या किया जा सकता है इसमें, क्लियर है, समझ पाए। तुरंत उत्तर होना चाहिए, यानी आपको दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए, इतना छापने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने देखा 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है तो तुरंत आपने क्या कह दिया भाई 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, आपने पर से लगा दिया कि गुरुजी ये तो पावर 2 है, पावर 2 है, यानी गुरुजी रूट x का मान पावर 2 है तो x का मान 4, रूट x का मान पावर 2 तो x का मान 4, हो गया उत्तर, खत्म। ओरल टेस्ट का रूप है ये, ओरल तरीके से सवाल लग रहा है। चलो जैसे कि ये सवाल आपका आ गया, अब देखते हैं भाई ये सवाल अगर आपका आ गया तो इसको करते कैसे हैं, ये थोड़ा सा देखो भाई, है ना, आप थोड़ा सा ध्यान देना, करते कैसे इस सवाल को थोड़ा सा माइंड में रखना भाई। चलो भाई सवाल पे आते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं। एक सवाल आया तुम्हारा, छोटा सा है, यदि x y 2 धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं और x की पावर 1/3 y की पावर 1/4 है तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। भाई सीधी सी बात है, x की पावर अगर 1/3 है और ये बराबर है y की पावर 1/4,
ये कह रहे हो ना। तो भाई सीधी सी बात है, इसका पावर रेसिप्रोकल कब होगा? जब इस पावर को उठा के यहाँ लाया जाए, और इसका पावर रेसिप्रोकल कब होगा? जब इस पावर को उठा के यहाँ लाया जाए। ले आते हैं, x की पावर 4 करते हैं तो y की पावर 3 हो जाती है। हो गया उत्तर। यहाँ पे कहीं मिला नहीं, यहाँ पे कहीं मिला नहीं, ये उल्टा मिल गया। y पे 3 चाहिए, x पे 4 चाहिए, x पे 3 कह दिया, y पे 4 कह दिया, गलत हो गया। यहाँ पे कहीं मिला नहीं। अब बराबर जो बच रहा है वही सही कर दो, खत्म कहानी, है ना। यानी आप जानते हो कि पावर जो है ये है क्या एक्चुअल में। हमने क्या किया, ये अगर पावर ऐसी है तो इसको ये भी लिखा जा सकता है, इसको ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन 5 अगर यहाँ लगाएं तो 5 यहाँ पर भी लगाएं, 5 यहाँ पर भी लगाएं। लगाते हैं भाई। अगर लिखा जा सकता तो आप बताओ, 4 पच्चे 20 और 3 पच्चे हम 15। क्या समस्या आई भाई? 4 पंचे 20 और 3 पच्चे हम 15, कोई समस्या तो आई नहीं। आप लगा सकते हैं, आप कोई भी नियम इस पर लगा सकते हैं, आपके पास सारे नियम अवेलेबल हैं, आप एनी नियम आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बड़ा आसान होता, तुरंत देख के उत्तर बताने वाला सवाल है ये। अब इस सवाल में अगर आप फंस जाओ तो समझ जाइए कि कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना। वीडियो शेयर करते रहिए भाई, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कोई कठिन नहीं है। बड़ा आसान सा सवाल आ रहा है आपका, है ना। आसान चुटकियों वाला सवाल आ रहा है, 30 सेकंड वाला। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई। चलो, किराए यदि a बराबर 2x प्लस 3 है, ध्यान देना भाई। किराए यदि a बराबर 2x प्लस 2 है और ये बराबर 1 हो, जहाँ a 1 की अतिरिक्त एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, ये बात कह रहा है। जहाँ a 1 के अतिरिक्त एक धनात्मक संख्या है, लेकिन a को एक, जैसे बच्चों के मन में आया ना, 1 की घात कुछ भी 1, 1 की घात कुछ भी 1, तो कहे गुरुजी a की बजाय कह दो 1 और उत्तरवा दे दो 1 की घात कुछ भी 1, तो कहानी a बराबर 1 हो गया और टक से उत्तर लगाए थे। यही कहना चाह रहे हैं भाई। लेकिन ये a का मान तुमने बता दिया, x का थोड़ी ना बताया, है ना। समझो बात को। a नॉट इक्वल टू 1 ये कह रहा है, हालांकि हमको फंसा रहा है सवाल। एग्जामिनर जो सवाल बना रहा है वो समझ जाओ हमको फंसा रहा है। ये सवाल भी हमारा केवल टेस्ट ले रहा है भाई, कोई और विशेष काम नहीं कर रहा है, केवल ये हमारा टेस्ट ले रहा है। अब जरा हमको बताना कि a की पावर कुछ भी 1 कब होगा, यानी किसी की पावर कुछ भी 1 कब होगा। कभी संभव है? अलग अलग आएंगे वैल्यू। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि किसी की पावर 0 का मान क्या होगा, किसी भी की पावर 0 का मान सदैव 1 होगा, पता है ना। तो किसी की भी पावर 0 का मान सदैव 1 होगा, ध्यान देना। किसी की भी पावर 0 का मान सदैव 1 होगा। तो a की पावर 0 का मान भी तो 1 होगा ना। अगर किसी भी की पावर 0 का मान 1 होगा तो a की पावर 0 का मान होगा 1 कि नहीं होगा भाई। ये सवाल आपका कह रहा है a दी पावर 2x प्लस में 2 ये बराबर 1 है, तो इसको ऐसे छापा और 1 को लिखा a दी पावर 0। क्या समस्या है? किसी की पावर 0 का मान 1 तो होता ही है ना भाई। तो अब देखो, बेस खत्म, बराबर कर दो। 2x प्लस 2 बराबर 0, तो आप समझ पाए 2x बराबर -2 और x बराबर -1। खत्म। बड़ा सिंपल सा सवाल होता है, बस आप समझ सको। कहते हैं ना भाई कि समझ समझ को समझ समझ के समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ को समझ समझ के जो ना समझे वो ना समझ है। तो भाई आप ना समझ ना बनो ना भाई, है ना। आपने तो समझदार बनना है, तो आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हो ना भाई।
एक को आप एक ही पावर शून्य मान सकते हो ना, क्या समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है। एक को आप ए दी पावर शून्य मान सकते हो। उसने कहा है ए एक के बराबर नहीं होना चाहिए, हम नहीं करेंगे भाई, तुमने इसको एक नहीं कहा भाई, कोई समस्या नहीं है। ए एक के बराबर नहीं किया हमने भाई, ख़त्म कहानी। हमने ए के साथ खिलवाड़ ही नहीं किया, हमने बल्कि क्या कह दिया, ए की पावर शून्य को एक मान लिया, आसानी से हमारा उत्तर आ गया और ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, समझ पाए, बढ़िया है। ऐसे ऐसे समझा करोगे तो जल्दी समझ जाओगे, है ना। एक सवाल और देखते हैं। कह रहा है कि यदि a प्लस ए माइनस बी बराबर एक है, ध्यान देना भाई, यदि a माइनस बी बराबर एक है और a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 61 है। बहुत बढ़िया सवाल है, समझोगे तो बड़ा मजा आएगा। कह रहा है कि a माइनस बी बराबर एक है और a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 61 है। अब जरा मुझे बताना तो ए बी का मान क्या होगा, यही सवाल तुमसे कह रहा हूँ, मुझे जरा जवाब देना, ए बी का मान क्या होगा भाई। अब बताओ, a माइनस बी बराबर एक कह रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब 61 कह रहा है, ए बी का मान पूछ रहा है, कैसे बताएं भाई, कैसे बताएं। देखो हम लोग, हमारे पास फार्मूला है ना, बहुत बढ़िया फार्मूला है, याद करो। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, है ना। a माइनस बी क्यूब कह रहा है तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फार्मूला है। लगा तो ना, हो गया उत्तर। अब तुमसे ए बी निकालने की बात कर रहा है, इसको यहाँ पे रोको ना भाई, ये चला जाएगा यहाँ पे। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है भाई तुम्हारा, 61 है, और a माइनस बी का क्यूब यहाँ से घटाओ, a माइनस बी 1 है तो 1 का क्यूब यहाँ से घटाओ, और क्या आ गया, ये 3ab आ गया, और a माइनस बी का मतलब 1 है, 1 कर दो भाई। यहाँ से क्या हो गया, 61 में से 1 गया, 62 आ गया, 62 बराबर 3ab हो गया भाई, सॉरी 60 हो गया, 60 बराबर 3ab हो गया, और 3 से 3 काटो तो 20 आ जाएगा। ab का मान क्या आ गया भाई, 20 आ गया। आसान है सवाल, कोई कठिन नहीं है। फार्मूला याद है, आप रखते चले जाओगे, उत्तर आपका आता चला जाएगा। फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद है तो आप रखते चले जाओगे भाई, उत्तर आपका आता चला जाएगा, कोई कठिन नहीं है ना। कठिन है नहीं भाई, कठिन नहीं है, क्लियर है, समझ पा रहे हो। कठिन नहीं है तो नहीं है, बता रहा हूँ। अब समझो, बच्चों के मन में आया गुरुजी इतना बड़ा तो लगा ही रहे हैं तो कठिन है तो माने, है ना, इतना बड़ा लगा ही रहे हैं आप तो कठिन ही तो माने भाई। बहुत बढ़िया सवाल, बिल्कुल मानेंगे कठिन, क्यों, क्योंकि इतना बड़ा हमें नहीं लगाना। चलो ठीक है भाई, ये समझ गए ना, कुछ ना आया तो ये तो ही है, इरेज करते हैं, इरेज करते हैं भाई। अब थोड़ा सा ध्यान देना, हम इस इक्वेशन को क्यों ना सेटिस्फाई करवा लें, उत्तर हमारा वहीं आ गया। अब बताइए, ये 61 है और ये आपका a माइनस बी है, 1 है, और ये a क्यूब माइनस बी क्यूब 61 है। 61 किसके करीब होता है, जरा समझने का प्रयास करना। 61 किसके करीब होता है, 4 के क्यूब के करीब, लेकिन 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। आप समझ पा रहे हो, 4 का क्यूब 64 होता है, और 2 का क्यूब 8 होता है। 64 में से 8 घटेगा तो कभी भी 61 आएगा नहीं, गड़बड़ा गया। हम 4 का क्यूब बना लें और आगे बढ़ते हैं भाई, 4 का क्यूब बना लें और आगे बढ़ते हैं। तो 5 का क्यूब अगर लेते हैं, 5 का क्यूब तो क्या बनता है, 125 बनता है। और 4 का क्यूब क्या बनता है भाई, 64 बनता है। और घटा दो भाई, क्या बन गया, इतना तो कर सकते हो ना भाई, एक तो चेक करना हुआ। हमने कहा 4 का क्यूब 64 के करीब है, 61 तो 4 का क्यूब लो और 3 का क्यूब ले लो,
और 4 में से 3 घटाओगे 1 आ जाएगा, लेकिन 3 का क्यूब 3 त्रिका 9 त्रिके 27 बहुत, 2 का क्यूब ही नहीं घट पा रहा है तो 27 बहुत दूर की बात। यानी सर उस पर नहीं हो पाएगा तो 5 का क्यूब ले लो। 5 का क्यूब 125, तो 5 में से 4 घटाओगे तभी तो 1 आएगा ना भाई, और 4 का क्यूब 64, और घटा दोगे तो 61 आ जाएगा। बन गया सर, हो गया उत्तर, खत्म कहानी, खत्म कहानी। ए बी 5 गुणे में 4, उत्तर 20 हो गया ना भाई, समझ पा रहे हो ना। ये होता है एज्यूमशन मेथड, हम कुछ चीज़ एज्यूम कर लेते हैं और सेटिस्फाई करवा करके आगे पे वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड कर लेते हैं, अपना आंसर प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। दोनों तरीका आपने देखा जो आप लगा पाए। भाई हम पकड़ने का प्रयास यहीं से करते हैं, क्यूब वाले से, तो किसके करीब है ले जाने का प्रयास करते हैं। सर 4 के करीब है, 4 चौको 16 चौको 64, तो हमने कहा अगर 4 है तो 1 लाने के लिए 3 लेना पड़ेगा, 3 त्रिके 9 त्रिक 27, और 64 में 27 घटाएंगे कभी 61 नहीं आएगा, तो सर 4 नहीं तो 5 सही। 5 का क्यूब 125 और फिर उसके बाद 4 घटाएंगे तब 1 आएगा, 4 का क्यूब 64, 125 में 64 61 हो गया। सर सेटिस्फाई कर गया और हमने 5 गुणे 4 20 उत्तर निकाल दिया। आसान है, हो गया भाई ना, आप लोग समझ गए, सवाल लग गया। चलिए आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ। देखो भाई अभी नेटवर्किंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो लाइव क्लासेज 1-2 दिन डिले जाएंगी, क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन नेटवर्क सही हो नहीं रहा है। हमारे एरिया में नेटवर्क और ज़्यादा प्रॉब्लम में है। नेटवर्किंग प्रॉब्लम सही हो जाए तो लाइव क्लास करने में मज़ा आएगा, तो हम लोग करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और ध्यान रहे वीडियो बराबर पूरा देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, ठीक है ना। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।